चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं, जिसका नाम है एल्बम और जिनके लेखक हैं सुदर्शन। ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना, वो इस टॉपिक पे दिया हुआ है कि अक्सर जब लेन देन करने वाले लोग होते हैं ना, भाई किसी ने किसी को जो है वो उधार पैसे दिए हो, तो इसे ये उधार पैसे देने की वजह से है ना कितनी बार रिश्तों में जो है वो कड़वाहट आ जाती है या रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। किसी ने किसी को उधार दिया हो, पहचान वाला हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई भी, उसने दूसरे को पैसे दिए हुए हो, लेकिन सामने वाला कोई कारण की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो पैसे न चुका पाता हो, तो इसकी वजह से कितनी बार रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं कि भाई सामने वाले को मैंने मदद की, पैसे दिए, अब वो मुझे लौटा ही नहीं रहा है। ऐसी बातें अक्सर आ जाती है ना। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है, इतने भले लोग भी होते हैं कि जिसमें जो है वो भले सामने वाला पैसे न देना, फिर भी उसके मन पे, उनके रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आती। बराबर। तो ये बात इस स्टोरी के थ्रू, इस कहानी के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है। ये कहानी दो लोगों के बीच में है, शादीराम और सदानंद। सदानंद उस गांव के जो है वो सबसे बड़े सेठ हैं, बहुत ही अच्छे सेठ हैं, और उनके जो है वो पंडित हैं। उस सेठ के पंडित हैं पंडित शादीराम। हैं तो उस सेठ के पंडित, लेकिन घर जैसा रिश्ता है, दोस्ती जैसा रिश्ता है उन दोनों के बीच में। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से जो है वो सालों पहले 500 रुपये कर्ज में लिए थे। पंडित शादीराम को ज़रूर थी, तो उन्होंने लाला सदानंद से सालों पहले लिए थे 500 रुपये कर्ज के रूप में। शादीराम जो है, पंडित शादीराम, वो गरीब हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो कर्जा चुका दे। बराबर ना। पंडित शादीराम की इच्छा है कि जैसे ही उनके पास 500 रुपये जमा हो जाएंगे, वो पैसे चुका देंगे, और इसके लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं। पंडित शादीराम बहुत मेहनत करते हैं, पैसे बचाते भी हैं, करकसर करके, जैसे तैसे करके थोड़े थोड़े पैसे बचाते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना, नसीब है उनका, पंडित शादीराम का नसीब ऐसा है कि जब भी वो पैसे जमा करते हैं कि चलो अब 500 रुपये जमा हो रहे हैं और वो लाला सदानंद को, मतलब सेठ सदानंद को वो दे देंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ जो है वो तकलीफ़ आ जाती है। जैसे कि कभी जो है वो घर में किसी की बीमारी आ जाती है, तो कभी कोई जो है वो अन्य कारण से, कोई ना कोई रीज़न से वो पैसे दूसरी जगह पर खर्च हो जाते हैं। तो हर बार पंडित शादीराम जो है वो मन मार कर बैठ जाते हैं कि यार उनको 500 रुपये चुकाने हैं, लेकिन वो 500 रुपये जमा नहीं हो रहे हैं। ये उस समय की बात है ना, आप लोग भी ध्यान देना। 500 रुपये मतलब काफ़ी पहले की ये बात है, जब 500 रुपये जो है वो 5 लाख के बराबर भी होते थे। बराबर। तो ये उस वक्त की बात है, इसलिए 500 रुपये आप लोग माइंड में ऐसे मत सोचना जैसे 500 रुपये की तो बात है, लेकिन नहीं, ये उस वक्त काफ़ी बड़ी बात थी कि पंडित शादीराम हमेशा इच्छा रखते थे कि यार वो पैसे चुका देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि पैसे जमा होकर भी दूसरी जगह खर्च हो जाते, तो वो रह जाते थे फिर हमेशा। बराबर ना। और उनके सामने जो सेठ सदानंद थे, वो सेठ सदानंद बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उन्हें पता है कि पंडित शादीराम को क्या तकलीफ़ है, पंडित शादीराम की घर की हालत कैसी है, वो उन्हें पता है, और इसलिए उन्होंने कभी भी पंडित शादीराम से जो है वो सामने से जिक्र कभी नहीं किया कि भाई जो है वो तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे। होता है ना, जिसके उधार पैसे हो तो वो तो रोज़ मांगने आ जाते हैं कि भाई जो है वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो तुम। लेकिन यहाँ पर सेठ सदानंद ने कभी भी पंडित शादीराम से बोला ही नहीं कि भाई तुम्हारे 500 रुपये बाकी है, वो मुझे दे दो, कभी नहीं किया। उल्टा मन ही मन सेठ सदानंद तो ये सोचते हैं कि चलो वो भले पैसे ना लौटाए ना तो भी अच्छा है। बराबर ना, कि भले पैसे ना लौटाए तो भी चलेगा, क्योंकि मन ही मन तो वो सेठ सदानंद दिल के अच्छे हैं, वो यही चाहते हैं कि भले वो पैसे ना लौटाए ना, चलो हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, कि भले न दे। लेकिन सामने से मना भी तो नहीं कर सकते ना, कि अगर सामने से सेठ सदानंद अगर शादीराम को सामने से मना कर दे कि भाई रहने दो, वो 500 अब मत देना, तो पता है सामने वाले की रेपुटेशन पे, सामने वाले के सम्मान पे असर पड़ता है, उनका सम्मान टूट जाता है। उसे लगता है कि यार मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि पैसे दे सकूँ। बराबर ना, उसका सम्मान टूट जाता है, इसकी वजह से वो कुछ कहता भी नहीं है। सही बात है ना ये। तो और सेठ सदानंद जो है वो कभी कहते नहीं है ना, इस बात का भी शादीराम को दुख होता है। पंडित शादीराम को इस बात का भी दुख है कि देखो ना, सामने वाला बोल ही नहीं रहा है मुझे। ये भी होता है कि भाई सामने वाले की जो है वो कितनी बार अच्छाई भी हमारे मन में दुख पैदा करती है।
मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन पॉजिटिव वे में। शादीराम मन ही मन खुश होते हैं कि चलो यार मेरे इतने अच्छे सेठ हैं। लेकिन दुख भी होता है ना कि यार सामने वाला बोल नहीं रहा है, भाई मैं ही सामने से जो है वो उसे पैसे दे दूँ। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए उनकी इच्छा है पर वो दे नहीं पाते। और साथ साथ में जो है वो सेठ सदानंद की इच्छा है कि भले वो न दे तो भी चलेगा। अब एक दिन ये सेठ सदानंद जो है वो पंडित शादीराम के घर पे गए थे, दूसरे ऐसे ही कुछ काम से गए थे। तो तभी उनकी नज़र जो है वो पंडित शादीराम के घर में एक अलमारी में पड़े हुए कुछ सुंदर पेंटिंग्स पर, जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, पेंटिंग नहीं फोटोग्राफ्स, कुछ सुंदर फोटोग्राफ्स पे नज़र जाती है। बराबर। सेठ सदानंद जो है वो पंडित शादीराम के अलमारी में देखते हैं कि यार यहाँ पर कुछ जो है वो सुंदर फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं। अब वो सुंदर फोटोग्राफ्स सेठ सदानंद पूछते हैं कि ये किसके फ़ोटोज़ हैं। तो पंडित शादीराम कहते हैं भाई ये तो ऐसे ही कोई नेचर के, कहीं घूमने गए या कुछ, तो ये तो उनके ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो सेठ सदानंद के माइंड में जो है वो एक प्लान आता है। वो उसे कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो ना कि भाई इतने अच्छे तुम्हारे फ़ोटोज़ हैं, इन फ़ोटोज़ में से अच्छे अच्छे और फ़ोटोज़ जो है वो निकाल के साइड में रख दो और उस फ़ोटो का जो है वो एक एल्बम बना लो। उन फ़ोटोज़ का एक एल्बम बना लो और वो एल्बम जो है वो मार्केट में बेचने के लिए रख दो कि भाई जिसको भी तुम्हारे फ़ोटोज़ पसंद आएंगे वो जो है वो तुम्हारा एल्बम ख़रीद लेगा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे उसके। भाई एक एल्बम के भी तुम्हें जो है वो 500-600 रुपये कहीं ना गए तुम्हारे। सेठ सदानंद ने पंडित शादीराम को ये आइडिया बताई कि तुम जो है वो ये एल्बम रख लो, भाई एल्बम बना लो एक अपने फ़ोटोज़ का। तो भाई वो एल्बम जो भी खरीदेगा तो उसके बदले में तुम्हें इतने अच्छे पैसे मिलेंगे ना। पंडित शादीराम को जो है वो ये प्लानिंग अच्छी लगी, ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ भाई ये तो अच्छी बात है। और अगर जो है वो मुझे इस एल्बम से पैसे मिल जाएंगे जो 500 रुपये, तो 500 रुपये से मैं अपना कर्ज चुका लूँगा। बराबर ना। पंडित शादीराम के माइंड में तो यही चल रहा था ना। उसने जो है वो सोचा कि चलो ये बिल्कुल ठीक है। उसने जो है वो जल्दी से अपने जो भी अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स थे वो अलग निकाले, उसका एक अच्छा सा जो है वो एल्बम बना लिया। और एल्बम बनाने के बाद वो उन्होंने जो है वो सेठ सदानंद को कहा कि चलो एल्बम तैयार है, अब जो है वो जो भी इसे ख़रीदने के लिए आएगा मैं उसे बेच दूंगा, भाई जो भी ख़रीदे। उसकी मदद करने के लिए सेठ सदानंद ने भी थोड़ी हेल्प की। सेठ सदानंद ने उसके एल्बम की जो है वो थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर ली, कैसे आस पड़ोस के लोगों को बताया, दूसरों को बताया, कुछ थोड़ी जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर ली। उस वक्त की एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही होती थी कि चलो भाई किसी को अगर फ़ोटोग्राफ्स या कुछ चाहिए तो यहाँ पर मिलेंगे। बराबर ना। सेठ सदानंद ने थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी कर ली। अब इंतज़ार था कि भाई कोई जो है वो इसका एल्बम ख़रीदने आ जाए। काफ़ी समय हो गया, कुछ महीने बीत गए, कोई भी एल्बम ख़रीदने नहीं आया। पंडित शादीराम को मन ही मन लग रहा था कि शायद चलो आइडिया तो अच्छा था लेकिन शायद किसी को एल्बम की ज़रूर ना होगी तो कोई आया ही नहीं। बराबर ना। पंडित शादीराम भी कह रहा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी मेहनत कर रहे हैं, जब 500 रुपये जमा होंगे तब दे देंगे। लेकिन पंडित शादीराम का जो है वो नसीब अच्छा था कि एक दिन कलकत्ता से कोई एक मारवाड़ी सेठ उनके घर पे आया। उनका पत्र, उन सेठ का एक पत्र आया उनमें कि जहाँ पर उस पत्र में लिखा था कि आप जो है वो मुझे एल्बम भेज दो कि अगर मुझे पसंद आया तो मैं ख़रीद लूँगा। पंडित शादीराम की तो खुशी के ठिकाने न रहे। बराबर ना। वो तो यही इंतज़ार कर रहे थे ना कि एल्बम का कोई कस्टमर मिल जाए, ये एल्बम बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने उसी वक्त जो है वो एल्बम भेज दिया, उसे पैसे भी मिल गए और उस पैसों से उसने कर्जा भी चुका लिया। पंडित शादीराम ने कर्जा चुका लिया, हो गई वो बात। अब इस घटना को 6 महीने हो गए, इस बात को 6 महीने हो गए, सब बात ख़त्म। पंडित शादीराम अब खुश था कि चलो उसने जो है वो कर्जा चुका लिया है। बराबर। लेकिन इस बात को अब 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद लाला सदानंद, जो सेठ सदानंद थे, वो कुछ बीमार हो गए। तो पंडित की तरह और अच्छे दोस्त की तरह पंडित शादीराम दिन रात उनके पास बैठते थे। बराबर ना। हमेशा उसके पास बैठते थे कि भाई मेरा दोस्त, भाई मेरे सेठ जो हैं वो बीमार हैं, मैं उनकी सेवा करूं, इसके लिए वो उनके साथ बैठते थे। वो साथ में बैठे बैठे उनके लिए जप करते, उनके लिए माला फेरते, उन्हें भगवत गीता पढ़कर सुनाते थे। बराबर। अचानक एक दिन की बात है कि वो पास में ही बैठे थे, ये सेठ सदानंद जो है वो पलंग पे सोए हुए थे और पंडित शादीराम वो जो है वो पास में ही बैठे हुए थे। तब सडनली जो है सेठ सदानंद वो बेसुध हो जाते, बेहोश हो जाते, आंखें बंद हो जाती है, एकदम पलंग पर लेटे लेटे जो है वो बेहोश हो जाते हैं। शादीराम जो है वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, उन्हें जो है वो थोड़ा सा ठीक करने की, कैसे वो अचानक से बेहोश हो गए तो उसे ठीक से सुलाने की कोशिश करता है, उसका तकिया वगैरह ठीक करने की कोशिश करते हैं पंडित शादीराम।
उनका तकिया वगैरह ठीक करते हैं, तभी उनका ध्यान आता है कि तकिए के नीचे कुछ पड़ा हुआ है, तकिए के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा तकिए के नीचे क्या है, तो वहाँ पर और कुछ नहीं, उनका ही एल्बम था, पंडित शादीराम का ही एल्बम वहाँ उनके तकिए के नीचे पड़ा हुआ था, सेठ सदानंद के। और पंडित शादीराम को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो जो एल्बम था ना, वो कोई ख़रीदने वाला कोई सेठ नहीं था, कोई मारवाड़ी सेठ नहीं था, वो एल्बम जो है वो सेठ सदानंद ने ही ख़रीदा था, किसी और के थ्रू जो है वो मंगवा लिया होगा वो एल्बम। मतलब सेठ सदानंद ने क्या किया होगा कि उन्होंने खुद ही जो है वो शादीराम को 500 रुपये दिए, और वही 500 रुपये शादीराम ने सेठ सदानंद को वापस दे दिए कि कर्जा उतर गया, बराबर ना। मतलब कर्जा उतारने में, अपना ही कर्जा उतारने में सेठ सदानंद ने खुद ही मदद की। सोचो, इससे बड़ी मदद या इससे अच्छाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है। सेठ सदानंद तो हमेशा यही चाहते थे ना कि भाई वो पंडित शादीराम कर्जा न दे तो भी ठीक है, भाई पैसे न दे तो भी ठीक है, लेकिन उसका सम्मान न टूटे, इसके लिए सेठ सदानंद सामने से कुछ नहीं कहते थे। तो सेठ सदानंद ने खुद ही जो है वो उसका एल्बम ख़रीदा और खुद ही अपना कर्जा खुद ही चुका लिया उसने। तो सेठ सदानंद ने ये जब काम किया, और अभी पंडित शादीराम को अभी ये पता चला, उन्होंने तकिए के नीचे अपना ही एल्बम देखा, तो वो समझ गए कि भाई पूरी बात जो है वो क्या है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पंडित शादीराम की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उनका इलाज चल रहा था सेठ सदानंद का, तो वो जो है वो होश में आए। होश में आए तो उन्होंने शादीराम को देखा, पास में ही बैठे हुए शादीराम को देखा कि उसके हाथ में एल्बम पड़ा हुआ है। सेठ सदानंद भी समझ गए कि शादीराम को सब बातें पता चल गई है। उन्होंने झट से जो है वो एल्बम उसके हाथ से छीन लिया, पंडित शादीराम के हाथ से छीन लिया, और उसे कह रहे थे कि भाई ये एल्बम जो है वो मैंने उसी सेठ से मंगवा लिया था फिर से, कि भाई ये अब से मेरा एल्बम है, बराबर। सेठ सदानंद ने क्या कहा कि भाई ये एल्बम मैंने उस सेठ से मंगवा लिया था, कि अब से ये मेरा एल्बम है, ऐसे कहा। शादीराम को पता चल गया कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई दूसरा सेठ है ही नहीं, एल्बम ख़रीदा भी इन्होंने खुद ही, अपना कर्जा भी चुकाया उन्होंने खुद ही। शादीराम को पता चल गया कि झूठ बोल रहे हैं, अब क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मनी मन उस एल्बम की वजह से पंडित शादीराम के मन में सेठ सदानंद के लिए इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनको सेठ सदानंद अब और ज़्यादा उपकारी लगने लगे, और ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टफुल लगने लगे, कि भाई ऐसा पर्सन कि अक्सर पैसों की वजह से लोग एक दूसरे का रिश्ता बिगाड़ देते हैं, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखा देते हैं, सामने वाले को छोड़ते नहीं। कितनी बार आधी आधी रात को भी वहाँ पहुँचकर, और भाई जो है वो मेरे पैसे बाकी है, चलो मेरे पैसे पूरे करो, ऐसी हालत भी हो जाती है। भाई भाई को नहीं छोड़ता, जो है वो दोस्त दोस्त को नहीं छोड़ता। और यहाँ पर सेठ सदानंद ने जो है वो कर्जे के बदले में जो है वो इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी मदद पंडित शादीराम के लिए। तो पंडित शादीराम तो खुद ही जो है वो शर्म से उनका सिर झुक गया, लेकिन मनी मन सेठ सदानंद के लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। लेकिन उस 500 रुपये के कर्जे के बदले में अब पंडित शादीराम जो है वो ज़िंदगी भर के उसके कर्जदार हो गए। सही बात है ना, ज़िंदगी भर के कर्जदार हो गए, कि इतनी बड़ी मदद कि अब पंडित शादीराम ज़िंदगी भर सेठ सदानंद को भूलेंगे नहीं, बराबर। आई ना बात समझ में। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना एल्बम, अब वैसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स, पोएम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।